ओके सो आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं और इस यूनिट 4 में हम बुनियादी तौर पर जो हमने लैग्रैंजियन और लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सीखी है अ, उसकी एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि मुख्तलिफ सिचुएशन में हम लैग्रैंजियन कैसे लिखेंगे और फिर उससे लैग्रैंजियन ऑफ इक्वेशन आई मीन लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बुनियादी तौर पर हम लोग ये इसके थॉर्नटन और चाउ की किताबें हम यूज़ कर रहे हैं। आप देखिएगा कि थॉर्नटन के अंदर और चाउ के अंदर मोरलेस एक से एग्जाम्पल दी हुई हैं, लेकिन चाउ में दो तीन एग्जाम्पल जो है वो ऐसी हैं जो थॉर्नटन के मुकाबले में थोड़ी सी हटके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मेनली इस वक्त फोकस कर रहा हूँ जो है वो थॉर्नटन की जो शुरू की एग्जाम्पल्स हैं उसमें, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप चाओ की जो किताबें हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आप प्लीज़ उनको भी आप देखिएगा, और अगर आपसे वो सॉल्व ना हो पाएँ तो आप मुझसे जो है सवाल कर सकते हैं। ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल 7.1 जो कि बुनियादी तौर पर डील कर रही है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ। और जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा जो है देखा था कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इनिशियली हमारे पास उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट जिसकी बुनियाद पे कि हम बाद में जाके लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, उसका उसका फैसला जो होता है वो इस बात से होता है कि हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट किस तरीके से हैं। ठीक है। वो अगर पॉलिनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो हमें ये बात बताएंगे कि कैसे सूरत में हमारे पास जो एक्चुअल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बुनियादी तौर पर फॉर एग्जांपल 3n माइनस m हो जाएगा, वेयर m इज द इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी, तो एस जो आएगा दैट विल गिव यू एक्चुअल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दिस सिस्टम। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि कह रहा है कि फाइंड अ सुटेबल सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर अ पॉइंट पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r whose center is at the origin। हेमिस्फीयर है और यानी कि आप जानते हैं कि हेमिस्फीयर इज समथिंग लाइक ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये जो है हमारे पास एक रिंग सा बन रहा है जैसे कि बन होता है। तो अब चूंकि वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट उसको सेटिस्फाई कर सकती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें आप आर को उठा के इधर ले जाइए। ठीक है। तो ये एक किस्म की इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बन रही है। अगर हम इस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट को अगर हम फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग अगर हम कंसीडर ना करें तो क्या होगा? तो होगा ये कि उस सूरत हाल में हमारे पास तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स, वाई और जेड। ठीक है। और जिसको कि हम थोड़ा सा चेंज करके इसी इक्वेशन को इस तरह से बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने आर से डिवाइड कर लिया, तो फिर ये जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर लेट्स से एक इक्वेशन से 710, आपने आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आर ओवर एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर, जेड ओवर आर और आर ओवर आर दैट वन। ये एक तरह से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। और हम चाहें तो इस इक्वेशन को अब चाहें तो Q3 की वैल्यू निकाल लें तो इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 आ जाएगी, या Q2 की वैल्यू निकाल लें तो इन टर्म्स ऑफ Q1 Q3 आ जाएगी, या जैसे उसने कहा कि फर्ज करें आपने Q3 को इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 लिख लिया, वेयर Q1 जो है वो एक्स ओवर आर, Q2 वाई ओवर आर है, Q3 जेड ओवर आर। लेकिन आप ये देखें कि इस सूरत हाल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि Q3 जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है Q1 Q2 से, जबकि हम ये चाहते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। उसका तो और जो कि इस बात को जाहिर कर रहा है कि फिर हम इन तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते।
हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो इक्वेशन है, जो फॉर एग्जांपल हमने जो एक इक्वेशन 710 थी, जिसके ज़रिए से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये एक तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का काम कर रही है, और जिसकी वजह से ओरिजिनली हमारे पास एक्स, वाई और जेड ये तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन चूंकि एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट माइनस हुई, तो हमारे पास क्या बचा, थ्री एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वन कंस्ट्रेंट है, तो हमारे पास टू जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो एक्स और वाई होंगे, ठीक है। या अगर आप इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो आप देख सकते हैं दैट वुड बी लाइक थीटा एंड फाई, क्योंकि इसमें आर जो है वो फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप जब एक एक कांस्टेंट साइज का हेमिस्फीयर ले रहे हैं तो देयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो आर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसमें ये दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो उसमें थीटा और फाई, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे। आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप चले जाइए विद दिस जियोमेट्री, ठीक है। एक बात तो ये तय हो गई, ठीक है। तो ये इसने समझाने की कोशिश की है। अब 7.2 पे आ जाइए। ये वो एग्जाम्पल जो मैं आपको अपने नोट्स के अंदर भी दिखा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लें। तो देखिए मुझे बता रहा है कि कि यूज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फिगर 7.1 to find kinetic energy T, potential energy U, and the Lagrangian L for a simple pendulum length L and bob and mass bob m, moving the xy plane. Determine the transformation equation from xy rectangular system to the coordinate theta. Find the equation of motion. ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपके पास मुझे किताब भी है, आप सेक्शन नंबर 4.4 पे जाके फोर्थ चैप्टर में भी देख सकते हैं। इसने काफ़ी तफसील के साथ सिंपल पेंडुलम को उसने सॉल्व किया है, स्टडी किया है। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा सिंपल पेंडुलम या ये ट्रीटमेंट जो चैप्टर सेक्शन नंबर 4.4 में दिया हुआ है, ये प्लीज़ ज़रूर देखिए। इस तरह की चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देख लेनी चाहिए थी उसूली तौर पर, बट नहीं देखी है, कोई बात नहीं है, अब देख लीजिए, ताकि ज़िंदगी में आपको पता रहे कि वो जो आपने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस निकाले हैं वो असल में उनकी जनरल इक्वेशंस क्या हैं, वो वहाँ पे दी हुई हैं। ऑलराइट, सो देखिए हमारे पास जो है आई मीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई हैं, तो ये पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे जाके आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में ओरिजिन कहाँ से लेना ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। आप जीरो कहाँ पर रखते हैं। तो पहले केस में फर्ज करें कि आपने एक्स वाई प्लेन जो आपने लिया हुआ है, इसमें ये लेंथ है, ठीक है, ये इसका फिक्स लेंथ है। तो ऐसी सूरत है, और ये पेंडुलम जो है वो अबाउट सम मीन पोजीशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। पहले हम इस सिचुएशन को लिखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एम एक्स डॉट स्क्वायर होगी प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिंपली एम जी वाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसने ये जो ओरिजिन ले रहा है ये कहीं ऊपर की तरफ ले रहा है, इसी वजह से इसका वाई जो है वो प्लस साइन के साथ, ठीक है। आप इसको जीरो मानने के बजाय आप नीचे जीरो मान सकते हैं, और जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी इस पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। तो ये ओरिजिन कहाँ रखना है ये आपके हाथ में है, फिजिक्स रिमेन्स द सेम। तो लैग्रेंजियन आपके पास सिंपल जो है टी माइनस यू आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये लिखिए और पोटेंशियल एनर्जी ये लिखिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम दफ़ा मैं आपको जो काफ़ी लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें चूँकि अगेन आप ये देखिए कि इस हमारे पास टू डायमेंशन हैं, ठीक है, बजाय थ्री, यहाँ थ्री एन के बजाय टू एन माइनस एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो वन नंबर ऑफ पार्टिकल है, टू डायमेंशन हैं,
So these are the dimensions, ठीक है, and these are the number of particles, and this is the equation of constraint. Equation of constraints. The equation of constraint ये है कि अगर आप गौर करें जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये आपके पास हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब इस सूरत में ये इक्वेशन में कंस्ट्रेंट 1 है तो 1 मान लीजिए 2 माइनस 1 1, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ठीक, says one generalized coordinate is required, coordinate is required, ठीक है। तो ये हमें ये बात पता चल रही है, ये यहाँ से बता दूँ, दोबारा से लिखते हैं is required, ठीक है। तो यही वजह है कि जब हम इसको सही से इसको एनालाइज करेंगे तो इनिशियली तो हमारे पास जैसे एक्स और वाई चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा है, आप चाहें तो एक्स को वाई के टर्म में लिखें या वाई को एक्स के टर्म में लिखें, तो एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि हम इसको बजाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, जहाँ एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है और यहाँ वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, जहाँ आर बराबर है लेंथ के जो कि फिक्स है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम ये देखेंगे क्योंकि एल लेंथ क्योंकि फिक्स है, उसकी वजह से ये होगा, जैसे ये हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। अच्छा, अब की दफ़ा इसने माइनस साइन लगाया है, माइनस साइन क्यों लगाया है, इसकी वजह यह है कि आप जब इस ट्रायंगल के ऊपर गौर करें, ये जो आपके पास ट्रायंगल है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है, और एल चूँकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू एल साइन थीटा है, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो है, क्योंकि ये जहाँ हमने ज़ीरो मान लिया है, तो ये हिस्सा जो है वो बेसिकली वाई इज इक्वल टू, क्योंकि बिलो द ज़ीरो है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये वजह है, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमने ये दो इक्वेशन लिख दी हैं और फिर हमें मालूम है जब हम इसके डॉट्स लेंगे, यानी कि वेलोसिटी मालूम करनी होगी हमें, एक्स डॉट जो है वो यहाँ पे किया, इसने साइन से कोसाइन में तब्दील किया होगा, थीटा का जो है वो होगा डेरिवेटिव, दैट इज मैं इसको एक्सप्रेसिवली लिख करके बता रहा हूँ कि जब आप इसको दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, बुनियादी तौर पे आप ये कर रहे हैं कि आपने दरअसल डी वाई बाई डी टी ऑफ एक्स किया है, तो एक्स डॉट हुआ जो कि बराबर है डी वाई बाई डी टी ऑफ एल साइन थीटा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एल तो कांस्टेंट है, तो एल बाहर निकल के आ गया, तो डी वाई बाई डी टी ये जाके हिट होगा साइन थीटा पे, क्योंकि साइन थीटा पे हिट होगा तो ये एक दफ़ा इस पर जाके हिट हुआ तो इसने इसको कॉस थीटा में चेंज कर दिया, और सेकंड टाइम ये जाके हिट होगा थीटा पर, तो इस वजह से आपके पास एल थीटा डॉट कॉस थीटा आ गया। एंड सिमिलरली इज फॉर साइन थीटा, माइनस साइन इसमें चला गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपने इसको जो है हाफ एम बाई टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर में आपने आपने रख दिया, उसको स्क्वायर कर लिया, तो आपके पास इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, इनके स्क्वायर टर्म्स आपने एक साथ करनी है, और ठीक है, और जो क्रॉस टर्म्स होंगी वापस में कैंसिल हो जाएंगी, और आखिरकार आपके पास ये और ये जो है क्योंकि एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन निकल आएगा तो ये वन हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा बचेगा, जो कि आपके पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो आपने कि वाई आपके पास माइनस एल एल कॉस थीटा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से आप जो है वो पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा कैलकुलेट करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और
अगेन माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ कॉस है और यहाँ पार्शियल एल या पार्शियल थीटा डॉट कैलकुलेट किया आपने तो एम एल स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर इसका एक डेरिवेटिव टाइम के साथ लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो आपके पास आप जानते हैं कि पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट है इस केस में। तो ये चीज़ जो है आपके पास यहाँ से आ गई है और ये चीज़ आपके पास इधर है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर, सिंपल इसकी जगह पे आपके पास एम जी एल साइन थीटा हो गया इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज़ इसके बराबर है एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट के, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। और आपको याद है कि आप ये क्वेश्चन इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह की है, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा। तो याद रखिए ये उस सूरत नहीं होगी कि जब when when theta is small is going to zero, right, is approaching to zero rather, and when theta is approximately zero, तो उस सूरत हाल में sin theta is basically approximately equals to theta। तो ये हमें किया जा सकता है, या आप उसको और में कर लें थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज जी ओवर एल जो आप जानते हैं, ठीक है। So this is about this example. Let's move on. अब जैसे हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको लैग्रांजियन को जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखना सिखा दिया है। तो एक्स वाई जेड में लिखते हैं, क्यूज में लिखते हैं, आपके ऊपर है, द सेम थिंग। हम इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जांपल, देखिए ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, कई पहलू हैं इसके, तो वो ज़रा देखिए। आप जानते हैं कि आपने छोटी क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया है, तो इसको ये अब लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से कराएगा स्टडी। कहता है कंसीडर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी इन टू डायमेंशन एज डिस्कस्ड इन एग्जांपल 2.6, ये हमने भी शुरू क्लासेस में किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन बोथ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप ये देखिएगा इस एग्जांपल में वो आपको ये बताएगा कि देखिए हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। हम कार्टेशियन में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले हमने दोनों कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल किया। फिर हमने वो जो मैंने आपको आखिरी लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर जो दिया उसमें मैंने जो कुछ एग्जाम्पल 7.1 7.2 जो हमारे पास थर्ड हमारी रेफरेंस बुक है टेलर की, उसकी हमने देखा था। उसमें हमने प्रॉब्लम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट दोनों सिस्टम में हमने सॉल्व किया था। ये एग्जांपल इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखिएगा कि बाज़ दफ़ा ये मुमकिन है कि आपके पास एक प्रॉब्लम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व हो जाए, दूसरे में ना सॉल्व हो सके, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आता है कि विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मच बेटर एंड सिंपलर। देखिए हमें मालूम है कि एक जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम उसको इस तरीके से स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में फर्स्ट चलें, ये एक्स डायरेक्शन है, और हमने एक प्रोजेक्ट है हमको डिस्टेंस वेलोसिटी वी एक्स एंगल थीटा हमने उसको लॉन्च कर दी, ठीक। हमें मालूम है कि उस काइनेटिक एनर्जी जो है, जो पार्टिकल हमने लॉन्च किया है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है, उसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर लिखी जाएगी, क्योंकि ये दो डायमेंशन में मूव कर रहा है ना, एक्स और वाई में। पोटेंशियल एनर्जी इसकी एम जी वाई होगी। जितना ज़्यादा वाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 0 माना हुआ है, देखिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये है, तो जितना वाई होता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा होती जाएगी, और यू इक्वल्स टू 0 वाई 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में लैग्रेंजियन हमारा टी माइनस यू है, जो कि ऐसे है जैसा लिखा जाता है, तो
काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ से माइनस जी वाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब चूंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो ही इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे, पहली जो है वो एक्स के लिहाज से हमने बना ली, पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स माइनस डी बाय डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट। अब ये देखिए, ये पूरी इक्वेशन एक्स एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना, एक्स डॉट पे कर रही है। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स जो है वो जीरो हो गया। तो हमने फिर पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट कैलकुलेट किया, जो कि एम एक्स डॉट के बराबर है, कि ये यहाँ पर आ गया। और फिर आपने देखा कि ये चीज़ ज़ीरो है, तो पूरी चीज़ ज़ीरो के बराबर हो गई। तो क्या आपको ये ये रिजल्ट देख के कोई हैरत हुई, या रादर मैं उसको यूँ बना दूँ? तो मेरा ख्याल है कि आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, ये सीधा सीधा जो है सेकंड लॉ लिखा हुआ है, क्योंकि एफ एक्स इज ज़ीरो, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि ए एक्स का मतलब क्या है, एक्स डबल डॉट इज शुड बी ज़ीरो। जब ये ज़ीरो होगी तो ये इस बात का सबूत होगा, जब ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मेरे पास यहाँ रखी हुई है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एम एक्स, जब मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड विच सिंपली मीन्स के जब एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं सेकंड लॉ जो है वो हमें बता रहा है कि अगर फोर्स ज़ीरो हो गई है तो फिर हमें फर्स्ट लॉ ये बताएगा कि अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए तो उस डायरेक्शन में तो अ, जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आएगी। दूसरी तरफ जब हम वाई के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई जो है, तो यहाँ से हम देखें तो वो माइनस एम जी दे देगा, और माइनस डी वाई बाई डी टी, और ये पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई डॉट जो है वो एम वाई डॉट होगा। तो वो फिर जो है मतलब ये जीरो के बराबर हो रही है, तो हम ज़रा सा इसको उठा के उधर ले जाएँ तो ये वाई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस जी, जो कि एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हम समझते हैं कि वाई डायरेक्शन में लगने वाली जो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली माइनस जी के बराबर है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आई जो आप लोग क्लासेस में देख रहे हैं। और फिर आप इन इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल आप अगर सॉल्व इनको जो है वो आप इंटीग्रेट करते चले जाइए, राइट। तो एग्जैक्टली आपके पास, और जो कि हमने शुरू की क्लासेस में किया है, आपको याद होगा जहाँ हम न्यूटन लॉस के एप्लीकेशंस कर रहे थे, डिफरेंट इक्वेशन बनाते थे, तो हम इंटीग्रेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस हैं ह्यूमन प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम फर्ज करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको पता ही है कि एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होगा इसमें, और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें आर दरअसल क्या हो रहा है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दूँ तो ये जो हम अ, अ, जो हम इसका पाथ बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल का, तो ये आर जो है वो बेसिकली ये आर है, ठीक है, राइट। जिस सम वेलोसिटी वी नॉट हमने इसको प्रोजेक्ट किया, और ये एट सम एंगल थीटा। तो एग्जैक्टली वही तमाम कैलकुलेशन जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी थी, वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। बस फ़र्क एक ये है, और जो मैंने आपको आखिरी लेक्चर दिया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अब की दफ़ा दोनों ही वेरिएबल हैं, आर भी चेंज हो रहा है। आप देखिए, जब यहाँ पहुँचेगा तो आर कुछ और होगा, यहाँ पहुँचेगा तो आर कुछ और होगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो आर कुछ और होगा। तो आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे हैं। तो अब की दफ़ा जब आप इसकी डेरिवेटिव्स लेंगे तो आपके पास जो है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने इसका एक्स डॉट दूंगा तो मुझे एक दफ़ा आर डॉट लेना पड़ेगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस आएगा, क्योंकि आर को तो मैंने वैसे रहने दिया, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिया उस पर तो माइनस आया, और फिर थीटा का डेरिवेटिव लिया उस पर डॉट साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह वाई डॉट जो है बराबर होगा आर डॉट साइन थीटा और प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा,
ठीक है। वो लेके आप इस जो हमारे पास इक्वेशन है टी इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, दैट इज टी इज इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए तो आपके पास ये टी आ जाएगा। और एम जी आर साइन थीटा यह पोटेंशियल एनर्जी है। अगेन पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं थी, ये एम जी आर थी, राइट। और आर की जगह पे यहाँ पे आप बेसिकली वाई लिखा था, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई आर साइन थीटा, ठीक है। और ये आपके पास लैग्रेंजियन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं और आपके पास पूरा लैग्रेंजियन आ गया, पहले आपने देखा था कि आपके पास इक्वेशन ऐसी आई थी कि जो कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी, तो आपके पास ये पूरी चीज़ जीरो हो गई थी और उससे ये सॉल्व कर रहे थे आप। अब की दफ़ा आपके पास लैग्रेंजियन इस तरह का है कि ये आर और आर डॉट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह ये थीटा थीटा डॉट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे आर की इक्वेशन ये आ गई है और थीटा की इक्वेशन ये आ गई। ये इक्वेशन गलत नहीं है, ठीक है। आप अगर इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आखिरकार इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जाके वही कुछ आएंगे जो कि आपने यहाँ पर किए हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन। लेकिन आपने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत चूज़ करने से मसाइल बढ़ जाते हैं। तो आप ये जैसे आगे जाके आपको तरीका बता रहा है कि आपको ये कैसे पता चले कि आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो चूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है। भाई आर थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट तो गलत कोऑर्डिनेट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिहाज से ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्या करें, तो देखिए उसने एक तरीका बताया है कि वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्रेस इन 7.21 आर क्लियरली simpler than those of equation 25, 7.24 and 7.25. We should choose Cartesian coordinate as the generalized coordinate to solve this problem. The key in recognizing this was that the potential energy of the system only depends on the y coordinate. In polar coordinate, the potential energy depends on both r and theta. So this is the key point. यानी कि आपको ये देखना है जब आप पोटेंशियल एनर्जी चूज कर रहे हैं तो वो जितनी कम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर रही हो, जैसे खास पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो बेहतरीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। क्योंकि देखें यहाँ पे एम जी तो कांस्टेंट है, तो आर और थीटा ये दोनों पे ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। ऑन दी अदर हैंड हम अगर यहाँ पे देखें तो जब हमने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा था तो इट वाज ओनली डिपेंडिंग ऑन वन कोऑर्डिनेट, दैट इज वाई। सो दैट वाई in this particular problem, Cartesian coordinate system were much better generalized coordinate system as compared to the polar coordinate system in this particular problem, ठीक है। तो ये की आ गई कि हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हों तो ये देखें कि अगर वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो कम से कम कोऑर्डिनेट्स उसमें आ रहे हों, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम से कम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि a particle of mass m is constrained to move on the inside surface of a smooth cone of half angle alpha, figure नीचे दी हुई है 7.2. The particle is subjected to a gravitational force. Determine a set of generalized coordinates and determine the constraints. Find Lagrange's equation of motion. Right? Equation 7.1. देखिए जरा एक दफ़ा हम फिगर को देखते हैं, फिगर क्या कह रही है। देखिए फिगर ये कह रही है कि हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक पार्टिकल है जो कि ये हमारे पास जेड एक्सिस है, फर्स्ट कर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फर्स्ट कर, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो एक तरह का कोन बना रहा है। मतलब इसकी मिसाल देखिए ऐसे है, अगर मैं ये कार्डिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, यानी कि जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है फर्स्ट करें कि तो इस वक्त इसका ये सर्कल का साइज कम है। जब अगर वो थोड़ा सा जेड और आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए जेड की जो साइज है वो कम है। अगर वो जब यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है जेड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो
ये एक तरह से आप समझें कि ये कोन बन रही है, ठीक है, राइट। तो ये एक तरह की कोन बन रही है जो कि इसने यहाँ पे दिखाई है, राइट। तो और ये जो जेड एक्सिस है क्योंकि इसका मोशन जेड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, सर्कल में घूम रहा है ना, तो जेड एक्सिस के अराउंड ये एक तरह से सिमेट्रिक मोशन है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, राइट। आई कैन राइट इट लाइक दिस इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इसके अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो दरअसल क्या होते हैं, वो हैं आर, थीटा या फाइव, जो आप कहना चाहें। जिस किताब में यहाँ पे इसको थीटा कहा हुआ है, और जेड, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। अब इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ये कहती है कि जब ये पार्टिकल जब एक सर्टेन हाइट के ऊपर जो है वो अ, जब ये मोशन कर रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन है। इसको अगर हम इस एक और डायग्राम से देखें तो शायद आपको और क्लियर हो। तो देखिए ये हमारे पास एंगल अल्फा है, सॉरी दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है। ये मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज आर, एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो आर ओवर जेड इज बेसिकली टेन अल्फा, राइट। और हमें चूंकि जेड चाहिए, जेड क्या हो गया, जेड बराबर हो गया आर टाइम्स कॉट अल्फा, वो टेंजेंट अल्फा, ठीक है। यही वजह है कि इसने किताब में यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट लिखी है वो दैट इक्वल्स टू आर कॉट अल्फा लिखी है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक। अच्छा, अब जैसे कि आप अगर गौर करें तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें सिर्फ वक्त जेड का है। यानी कि अगर मेरे पास एक सर्कल हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के पास का आर है, और ये जब मूव करता है तो ये किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, और इसी को अगर मैं पकड़ के आगे बढ़ा दूँ जेड एक्सिस में, ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंडर के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, यानी कि ये सिलेंडर बन जाता है सिर्फ। और इसकी ऊपर वाला कैप नीचे वाला कैप एग्जैक्टली एक तरह के हैं, सिर्फ अब क्या है जेड का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं वेलोसिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि जब आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो ये लिखी जा रही है। अब की दफ़ा इसमें जेड कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ आ जाएगी वो जेड आ जाएगी। पहले हमारे पास प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ टू डायमेंशन थी, अब इसमें एक जेड कोऑर्डिनेट का इजाफा हो गया तो ये हमारे पास जेड डॉट स्क्वायर हो, बाकी ये एग्जैक्टली एक्स डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है, जो कि हमारे पास जो है बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस तरह से एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा से आर, और जेड इक्वल्स टू जेड, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये आर डॉट स्क्वायर तो इधर से आ गया और आर स्क्वायर थीटा डॉट इधर से आ गया, जेड स्क्वायर की जगह पे हमने ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमने इसके अंदर रख दी। जब आप इसका डॉट लेंगे बेसिकली देखिए ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड डॉट इक्वल्स टू आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड डॉट इज इक्वल्स टू आर डॉट कॉट अल्फा, ये हो गया। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। और आप अगर इसको और इसको साथ मिला लें तो ये आर डॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। दिस इज बेसिकली कॉसेक, जो आप बचपन में इसको कॉसेक करते हैं, अक्सर हम अमेरिकन बच्चे उसको सी एस सी कर देते हैं, तो दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये और ये मिलके चूँकि आपको पता है कि वन प्लस cot square theta is equals to cosec square theta. या थीटा मैं लिख दिया यहाँ पे, बेसिकली आई व्हाट आई रियली मेंट वाज अल्फा, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा,
ठीक है। तो ये आर डॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा आ गया प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रही है कि वो नीचे से ऊपर कितना है, तो एम जी जी, और जी की जगह आर कॉट अल्फा आ गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो वो आपने लिख दी एल इक्वल्स एल टी माइनस बी है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 7.28 जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिखते वक्त ये गौर किया कि ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ये आर पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहे हैं वो सही तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर किसी तरह वजह से यहाँ थीटा डिपेंडेंस भी आ जाती तो हमारी इक्वेशन आइंदा आने वाली लेग्रांजियन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फिर जो उससे लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनती वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको और मैं आपके जहन में लाऊं। देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास तीन है, थ्री, आर थीटा एंड जेड। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तीन में से एक पार्टिकल है, तीन डायमेंशन है, तो थ्री हुआ, और -1 कंस्ट्रेंट पे टू, तो दो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रह गए। तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो आर और थीटा हैं। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली सिंपल, क्योंकि वो जेड इंडिपेंडेंट हो गई है एक तरह से। आप देखें ये जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी एक सर्कल जो है वो जनरेट कर रही है। तो आर और थीटा पे सिर्फ ये डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास इस लैग्रेंजियन में सिर्फ दो ही तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और थीटा, जो कि वेरिएबल्स अल्फा को कांस्टेंट है। तो आप देखें ये थीटा इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा जीरो हो गया, तो हमारे पास ये डी बाई डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा जो कि जीरो आ गया। ठीक है, जो कि हमें साफ बता रहा है कि जब आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट पड़ेगा, जो कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है, जो कि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है। जैसे कि आपने उस एग्जाम्पल जो हमने 7.2 की थी, उसमें हमने जो है वो देखा था, जो पिछला लेक्चर था हमारा टेलर के ऊपर बेस कर रहा था। तो चूंकि यहाँ पर थीटा इंडिपेंडेंट है, पार्शियल एल पार्शियल थीटा आपको याद है फोर्स देता है या टॉर्क देता है इस केस में, तो वो चूंकि इसमें मौजूद नहीं है, यानी थीटा से ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल एल या पार्शियल थीटा डॉट और उसके ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है डी बाई बाई डी टी, वो आपको जो है वो कांस्टेंट चीज़ दे रहा है। तो याद रखिए कि ऐसे जब भी कोई कोऑर्डिनेट आपके लेग्रांजियन में से मिस होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। सॉरी, उसकी करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर थीटा से इंडिपेंडेंट हुई, उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम दरअसल क्या है, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट, जो कि एंगुलर मोमेंटम है, तो वो कांस्टेंट हो गई। ऐसा कोऑर्डिनेट जो लेग्रांजियन में से मिस हो, गायब हो जाए, दिखाई जो उसमें मौजूद ना हो, लेग्रांजियन से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, आगे काम आएगा। कोऑर्डिनेट, तो जब भी हमारे पास कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके लेग्रांजियन में होना चाहिए तो वो नहीं है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेरिवेटिव मौजूद है, टाइम डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे थीटा नहीं है लेकिन थीटा डॉट मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर कहा हुआ। लेकिन आप आर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये एक लेग्रांजियन जो है वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, और आर डॉट पे भी, तो उसके लिए आप बाकायदा लेग्रांज इक्वेशन लिख सकते हैं। पार्शियल एल बाय पार्शियल आर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से निकल आएगा वो सिंपल आपको एम एम जी और अल्फा देगा, और यहाँ से आपको एम टाइम्स आर थीटा डॉट देगा। ठीक है, जो कि इसने यहाँ लिखे, इसने दोनों को कंबाइन कर दिया है बेसिकली। आप कर सकते हैं यहाँ पे पार्शियल एल बाय पार्शियल आर किया आपने, तो इस इक्वेशन को आप अगर गौर से देखें तो मैं अपने पास देखता हूँ, मेरे पास किताब में, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रही है कि इसमें टर्म कौन कौन सी हैं। ओके, तो ये हो जाएगा
m times r theta dot square plus, or rather minus, not minus, minus n g और r पे चला गया तो cot alpha, ये हो गया। तो इसी तरह आप पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट कैलकुलेट करें, जो कि बराबर होगा m टाइम्स आर कॉसेक स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, m टाइम्स आर डॉट कॉसेक स्क्वायर अल्फा। जब आप इसके बाद एक दफ़ा डेरिवेटिव आप और लगाइएगा डी वाई बाई डी टी ऑफ ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट। ठीक है, तो हमारे पास एम और डबल डॉट कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ज़रा सा इसको अरेंज कीजिएगा। यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक आपको पता है कि आप कैसे लिख सकते हैं, वन ओवर क्या क्या करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन कीजिएगा तो आप ये इक्वेशन में कामयाब हो जाएंगे। अगेन दैट लुक्स लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, लेकिन हम सेक्शन 8.10 में देखेंगे कि इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ये है कि हम ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशंस को लिखें और उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चैप्टर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए कि एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और मुझे कह रही है कि द पॉइंट of a support of a simple pendulum of length b moves on a massless rim of radius a rotating with constant angular velocity omega. Obtain the expression for the Cartesian component of the velocity and acceleration of the mass m. The second part में कहता है also obtain also the angular acceleration for the angle theta shown in figure 7.3. देखिए अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम में जो मेन टास्क हो जाता है वो इस प्रॉब्लम को देख के कोऑर्डिनेट्स को लिखने का होता है। अब ये देखिए कि ये जो एग्जाम्पल 7.5 है उसमें ये पार्टिकल है ऑफ सम मास m, वो विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर सॉरी पार्टिकल का जो मास वो यहाँ पर है, सॉरी, और ये इसके साथ यहाँ पे टाई अप हुआ हुआ है। ये एक सर्कल के अंदर, यहाँ सर्कल है, उसके साथ ये अब ये कहिए कि रिम है, आई मीन दिस इज रिम। ये रिम जो है वो विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यहाँ से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और और वो रोटेट करने के साथ साथ क्या होगा, जब ये पॉइंट के साथ साथ जो है वो घूमता जा रहा है। ठीक है, और फिर ये जो रिम के साथ यहाँ बना हुआ है, ये फर्ज करें कि एक मैसलेस स्प्रिंग है और यहाँ के वो एक जो पार्टिकल ऑफ मैस एम है वो उसके साथ टाई अप हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये कोई भी सिस्टम उठ के यहाँ नहीं आ सकता। ये कुछ सिस्टम इस तरह का है कि ये पार्टिकल ऑफ मैस एम जो है वो इस समझें कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट के टू एंड फ्रो जो है मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके एक्स कोऑर्डिनेट हमें लिखने होंगे, इसके वाई कोऑर्डिनेट हमें लिखने होंगे। ठीक है, और वो ऐड होंगे इसके यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें, और जो यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट हैं उसमें। ठीक है, ये आपने देखा कि ये मैस एम है, एक स्ट्रिंग मैस है, स्ट्रिंग के साथ एक रिम के साथ बना हुआ है, जो रिम भी हमने उसका मैस हमने जीरो लिया हुआ है, और वो इस तरीके से विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इस रिम का जो रेडियस वो फिक्स है, वो ए है, और इस यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसका जो वो जो लेंथ है वो फिक्स है, वो बी है। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे यह दिखाया हुआ है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ बी मूव ऑन ए मैसलेस स्ट्रिंग ऑफ रेडियस ए। ठीक, अब आप देखें कि इसके आपने कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन थीटा। वो कैसे लिखते हैं, देखिए ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा वो ए कॉस ओमेगा टी है, ये एंगल है बेसिकली थीटा, हियर इज थीटा इज ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है वो वो टाइम के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे आपने कॉस थीटा थीटा की वजह आपने यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया, तो एक कॉस ओमेगा टी। तो ये आप अगर देखें तो ये इसकी यहाँ से जो कंट्रीब्यूशन है वो एक कॉस ओमेगा टी है प्लस बी साइन थीटा। बी साइन थीटा दरअसल ये बेस है, ठीक है। सो दिस इज बी साइन थीटा एंड दिस इज ए ए कॉस ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस तरह लिख दी है। और उसी तरह जब ये जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो दिस इज ए साइन ओमेगा टी एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट बी माइनस के साथ है, क्योंकि ये बिलो द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जीरो है उससे नीचे है, तो बी माइनस बी कॉस कॉस थीटा, राइट। वो आपने एक दफ़ा आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया तो देन योर लाइफ इज इजी। एक्स ये आ गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस बी कॉस थीटा। अब आपको इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए ए और बी तो कांस्टेंट हैं, लेकिन जो अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके तो टाइम डेरिवेटिव्स चाहिए, और उसका थीटा भी चेंज हो रहा है तो थीटा के डेरिवेटिव्स भी होंगे। उसके जब आप एक्स डॉट ले रहे हैं तो ए और फिर ये जब आप इसका कॉस का आपने लिया तो माइनस आया, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, फिर यहाँ से ओमेगा टी का जब आप टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ओमेगा बाद में करके आएगा। इसी तरह भी कांस्टेंट है, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा डॉट, इसी तरह वाई डॉट आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी थीटा डॉट साइन थीटा। इस पूरी प्रॉब्लम में जो चीज़ थी लिखने वाली वो तो बेसिकली ये थी। अब सिर्फ आपको अलजबरा करना है। अलजबरा करने में आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा इसका, वो हम आगे करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रही है तो कुछ भी नहीं होगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसका एक डेरिवेटिव आप और ले लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि इसकी ये फॉर्म बनाने में थोड़ा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अलजबरा करना, डेरिवेटिव लीजिए और अलजबरा कर लीजिए। अच्छा, अब जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहेंगे, राइट, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलजबरा करना पड़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी तो वही है, एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और यू जो है एम जी वाई है, ठीक है। लेकिन जो असल चीज़ है आपके सामने वो ये आएगी कि एक्सपोर्ट आपके पास ये मौजूद है, वाई डॉट ये है, और वाई जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिपेंडेंस है वो यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो लैग्रेंजियन लिखिए, तो ये आपका एक तरीके का होमवर्क हो जाएगा। आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखिए, एक्स डॉट लिखिए, स्क्वायर कीजिए, प्लस वाई डॉट लिखिए, स्क्वायर कीजिए। यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन 7.33 है, इसको एक्स पे स्क्वायर कीजिए, वाई डॉट पे स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और आपस में उनको ऐड कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपके पास कुछ इस तरह के इक्वेशन आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आप ये कीजिएगा कि यू जो है एम जी वाई, तो वाई आपके पास मौजूद है तो ये सिंपली माइनस एम जी और ये वाई आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि अगेन ये इक्वेशन जो है सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, एम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो आप इसका पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट कीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आप पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा कैलकुलेट कीजिए और फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और फिर उसके बाद सिंपल इस इक्वेशन में आप बना लीजिए पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा माइनस पार्शियल, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल एल थीटा डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये पूरी चीज़ आपने यहाँ से रखी है, राइट। उसको आगे पीछे कीजिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो आपके पास थीटा डबल डॉट की वैल्यू
जो है वो ये निकल के आ जाएगी। और ये आपको बता रही है, अगर फर्ज करें कि ओमेगा आप ज़ीरो कर दें, दैट इज़ क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि ये पार्टिकल जहाँ रिम पे बना हुआ है ये मूव ना करे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल पेंडुलम रह जाएगा ऑफ लेंथ b विद मास m। तो आप देखिए कि आपके पास क्या होगा कि ये पूरी चीज़, अगर आपने ओमेगा ज़ीरो किया, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई। तो आपके पास ये सिंपल पेंडुलम जो आपने इससे पहले आप पढ़ते रहे माइनस g/b, और लेंथ होती थी यहाँ, इस दफ़ा लेंथ b के बराबर है। तो ये साइंस है, ये वही क्वेश्चन हमारे पास दोबारा निकल के सामने आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो है देख सकते हैं कि हम अ, जब भी कोई ज़्यादा जनरलाइज इक्वेशन हम निकालते हैं तो उससे लिमिटिंग केसेस हमारे सामने ज़रूर निकल के आने चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर हम यहाँ पे ओमेगा को जैसे ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो हमारे पास आसान तरीन सिचुएशन जो हम हमेशा देखते थे वो जो निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यानी कि फर्स्ट क्लास को हम यहाँ पे मैं जो है वो अभी रोकता हूँ, ताकि और बकिया एग्जांपल्स जो हैं वो हम अगली क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों से देखिए ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन तमाम एग्जांपल्स को खुद से पेपर पे अपने हाथ से कीजिए। अगर आप हाथ से खुद से नहीं करेंगे, यू विल नॉट बिकम फेमिलियर of the calculation, and when you are not familiar with the calculation, I mean, I must say you will lose everything, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ के अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपने चीज़ों को नहीं समझा है। तो आपके पास होमवर्क ये है कि आप एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यूज़ डालीजिए, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में की वैल्यू डालिए, और ये इक्वेशन ड्राइव कीजिए। ये देखने में मुश्किल लग रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रा सा तहम्मुल के साथ अलजबरा कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएंगे। इसी तरह आप जब ये आ जाए तो आप ये जो ये टर्म्स हैं ये आप कैलकुलेट कीजिएगा जो इसके बराबर आनी चाहिए। तो आपको एक तरह से जवाब मालूम है, सिर्फ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो प्लीज़ कीजिए, ना हो तो फिर हम उसके बात करें। ठीक है, तो अभी के लिए इस पहली क्लास के लिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। फिर हम सेकंड में लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें हम मज़ीद एग्जांपल्स में ऐड करेंगे, और उसमें हम जो एक्स्ट्रा जो और दूसरे टॉपिक हैं जो हमें इस यूनिट में कवर करना है वो भी मैं फिर कवर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो प्लीज़ डू ऑल द स्टेप्स केयरफुली एंड डू इट बाय योरसेल्फ। आप डिस्कस कीजिए एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन स्टेप्स पूरे कीजिए और समझिए, हर स्टेप को समझ के करें। अगर आपने समझा नहीं, रट्टा लगाया, आप मारे जाएंगे। ठीक है, ये मत कीजिए, रट्टा मत लगाइए, पूछ लीजिए, 10 दफ़ा पूछिए पर रट्टा मत लगाइए। ठीक है, ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।